चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका भी आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है 8 नंबर का 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरी कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो इंड एस हैं उनको इंडिया में किस तरह से एप्लीकेबल किया गया। बेसिकली हम बात करें तो आज हमारे पास है, हम ओवरव्यू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एस की बात करेंगे। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। तो हेडिंग डालेंगे टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ, हाँ जी न्यू टॉपिक है बिल्कुल, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस हमारे यहाँ पर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी है वो किस तरह से लगाई गई, किस तरह से स्टार्ट हुई, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंड एस, इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए हम इसे कुछ पार्ट में बांटेंगे। पार्ट 1, एप्लीकेशन ऑन कंपनीज। एप्लीकेशन ऑन कंपनीज, कंपनीज पर इंड एस को किस तरह से अप्लाई किया गया। देन पार्ट 2, एप्लीकेशन ऑन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर किस तरह से इसको अप्लाई किया गया। पार्ट 3, एप्लीकेशन ऑन बैंकिंग कंपनी। Application on banking company, and the last part number 4 is application on insurance company. Part 4, application on इंश्योरेंस कंपनी। इस तरह से हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी पर बात करेंगे।
पार्ट 1 जिसमें हम ये देखेंगे कि किन किन कंपनियों पर कब से इंड एस की एप्लीकेबिलिटी डाली गई। पार्ट 2 एनबीएफसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो हमारे पास है वो बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को लेकर के हैं। पार्ट 1 एप्लीकेशन ऑन कंपनीज। इंड एएस रूल्स 2015 कंपनियों के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी जो ली गई वो एक रूल बनाए गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। फेज 1 सबसे पहले जो इनकी एप्लीकेबिलिटी का पहला फेज आया वो था एप्लीकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 लिखेंगे वॉलेंट्री एप्लीकेशन voluntary application was permitted from above date। above date लीजिएगा बस एक लाइन। यानी इनिशियल लेवल पर जब सबसे पहले इंडेस की एप्लीकेबिलिटी का ये रूल लेकर आए तो इन्होंने 1 अप्रैल 15 से कंपनियों को वॉलेंटरली अलाउ किया, यानी कोई मैंडेटरी नहीं किया गया। कंपनियों को बोला गया कि आप अपनी इच्छा से चाहें तो आप 1 अप्रैल 15 से इंड एएस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अ वॉलेंटरली एप्लीकेशन डेट। आपको पहले चांस दिया गया कि आप वॉलेंटरली अपनी इच्छा से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एएस को छोड़कर और इंड एएस के थ्रू अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया फेज 2। मैंडेटरी एप्लीकेशन मैंडेटरी एप्लीकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। पहला मैंडेटरी एप्लीकेशन लगाया गया 1 अप्रैल 16 से। अब 1 अप्रैल 16 से किन किन कंपनियों के लिए यह मैंडेटरी हुआ।
लिखेंगे ए, लिस्टेड कंपनीज having net worth of ₹500 crores or more, यानी जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी, या फिर हम ये भी बोल लें कि अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग के प्रोसेस में चल रही है, लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग इन प्रोसेस लिख लीजिए आप, इंक्लूडिंग इन प्रोसेस, यानी 1 अप्रैल 16 पर जो कंपनियां लिस्टेड हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस में चल रही हैं और उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि भैया आपको तो इंड एएस फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। बी पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनीज having net worth of $500 करोड़ और मोर। लीजिए, सेकंड किनके ऊपर लगाया गया? अनलिस्टेड कंपनियों के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो। और एक और पर लगाया गया इस फेज में, थर्ड, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर of above companies mentioned in A एंड बी। ये लीजिएगा, फेज 2 जो चला आपका वो बेसिकली 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक चला, जिसमें किन किन को लिया गया? लिस्टेड कंपनी या वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के प्रोसेस में है, हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, उनको लिया गया। फिर जो भी अनलिस्टेड कंपनी है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको भी लिया गया। और साथ ही साथ ये ए और बी में जो कंपनियां हैं, अगर इनकी कोई पेरेंट कंपनी है या इनकी कोई सब्सिडरी है या इनका कहीं कोई एसोसिएट्स हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं, तो उनको भी ले लिया गया। उनके ऊपर नेटवर्थ की कोई लिमिट नहीं थी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक्स लिमिटेड थी
जिसकी नेटवर्थ 600 करोड़ थी। देखिएगा, ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसकी नेटवर्थ 1 अप्रैल 16 मान लीजिए 650 करोड़ है। तो अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो इस एक्स लिमिटेड पर इंडेस लग गया। अब इस एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी वन है और एक कोई एसोसिएट है। इस एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है S1 और एक एसोसिएट है। तो इंडेस ने क्या बोला, चूंकि एक्स लिमिटेड पर ये एप्लीकेबल है तो इसकी जो सब्सिडरी है वहां पर उसके ऊपर भी इंडेस लगेगा और जो एसोसिएट है उनके ऊपर भी मैंडेटरीली इंडेस लगेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन एसोसिएट या सब्सिडरी की नेटवर्थ क्या है। तो ये आपके पास फेज नंबर 2 रहा जो कि मैंडेटरी था फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। आगे चलते हैं, फेज 3 पर आते हैं। फिर कंपनियों के लिए अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना हमारा पार्ट 1 चल रहा है कंपनीज की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें फेज 1 1 अप्रैल 15 वॉलेंट्री एप्लीकेशन, 1 अप्रैल 16 जिसमें 3 पार्ट किए गए। अब हम आते हैं फेज नंबर 3, लिखें मैंडेटरी एप्लीकेशन मैंडेटरी एप्लीकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 17। ये लीजिए, अब 1 अप्रैल 17 से फिर एक नया फेज चालू किया गया और फिर वापस से कुछ मैंडेटरी एप्लीकेशन आए आपके पास। ए पॉइंट, लिस्टेड कंपनीज ऑल listed companies इंक्लूडिंग इन प्रोसेस, यानी जो कंपनियां लिस्टेड हैं या जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज ठीक है इन प्रोसेस में है, हैविंग नेट वर्थ बिलो 500 करोड़, हैविंग नेट वर्थ $500 करोड़। लीजिए, यानी जो भी हम बात करें, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है जो फेज 1 में नहीं आ पाई, जो फेज 1 में नहीं आ पाई वो यहां पर कवर हो गई, यानी जिनकी जो नेट वर्थ है वो बिलो 500 करोड़ है। अब लिखें इसमें बी पॉइंट,
unlisted companies. Unlisted companies having net worth below 500 crores but unlisted companies having a net worth below 500 crore but more than 250 crores. लीजिएगा दूसरा क्या हुआ, यानी वो अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से तो कम है लेकिन मोर देन 250 करोड़ है, तो उनको भी मैंडेटरी कर दिया गया। और पॉइंट नंबर सी, होल्डिंग सब्सिडरी associates joint ventures of above companies as specified। ये लीजिए, ये आपका फेज 3 था जो कि कंपनियों के लिए एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2017। चलिए कुछ और 2-3 एक नोट आप लिखेंगे, लिखे नोट। नोट नंबर 1, if any entity is listed on a small and medium exchange, and medium exchange then it will not be considered as a listed company, as a
listed company for the compliance of Ind AS. और सेकंड नोट, as per the rules no entity can discontinue. As per the rules, no entity can discontinue the application the application as per the rules no entity can discontinue the application of Ind AS in any way after starting of application of Ind AS. यानी बेसिकली इररिवोकेबल बेसिस पर बनाए गए थे ये रिवोकेबल बेसिस, यानी अगर एक बार आपने इंड एस को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, फिर चाहे वो वॉलेंट्री हो या फिर वो मैंडेटरी था, लेकिन अगर एक बार आपने इंड एस का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया तो फिर आप किसी भी तरीके से आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, मैं तो अभी मेरे ऊपर इंडेस लग ही नहीं रहा था तो मैं तो अप्लाई नहीं करना चाहता। एक बार अगर आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो फिर ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंडेस है ये इररिवोकेबल होगा। अब देखिएगा, यहां एक बात आई कि अगर कोई भी कंपनी एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर है तो उसे लिस्टेड नहीं माना जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि हर अनलिस्टेड पर भी लगेगा अगर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। तो ध्यान रखना, एक ऐसी कंपनी जो कि स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर है, लिस्टेड है, वो लिस्टेड तो नहीं है इंडेस के लिए लेकिन वो अनलिस्टेड में आ गई। और आपको ये पता है कि अनलिस्टेड पर भी मैंडेटरी है, लेकिन हाँ, अनलिस्टेड पर मैंडेटरी होने के लिए एटलीस्ट 250 करोड़ की नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए। तो आपके पास इस तरह से ये पॉइंट आएगा। ठीक है, लिखें नोट नंबर 3। As per the rules, consolidated
financial statements consolidated financial statements shall also be prepared as per the rules. Consolidated financial statements shall also be prepared on the basis of Ind AS if separate financial if separate financial statements are prepared are prepared on the basis of Ind AS। ये लीजिए, एज पर द Ind AS रूल्स, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसे दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, सेपरेट तो बनते ही बनते हैं, और आपको पता है कि अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होंगे। तो अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एएस के बेसिस पर बना रहे हो, तो आपको जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, आपको उनको भी क्या करना पड़ेगा, इंड एएस के बेसिस पर बनाना पड़ेगा। लिखें नोट नंबर 4। अब देखिएगा, नोट नंबर 4 को जरा अपन लिखने के बजाय समझते हैं एक बार पहले। देखिए ये बेसिकली क्या बता रहा है कि जैसे मान लीजिए एक एंटिटी है जो इंडिया की है, जिसके ऊपर इंड एएस रूल्स 2015 अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसकी एक फॉरेन सब्सिडरी है। उसकी क्या है, एक फॉरेन सब्सिडी है। तो अब क्या करें, तो देखिएगा फॉरेन सब्सिडी है तो उसके जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो तो वहां के लॉ के अकॉर्डिंग बनेंगे, वहां की जो अकाउंटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। बट चूंकि जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया की है और उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, तो भले ही उसकी कंपनी फॉरेन सब्सिडरी हो, लेकिन जब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसको इंड एएस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी लिख लें, if any domestic entity, if any domestic entity which is applying Ind AS which is applying Ind AS is having
फॉरेन सब्सिडरी, अगर कोई भी एक डोमेस्टिक एंटिटी जिसके ऊपर इंड एएस अप्लाई हो रहा है उसकी एक फॉरेन सब्सिडरी है, देन separate financial of foreign company shall be prepared ठीक है, देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी shall be prepared according to the local standards, according to the local standard, but consolidated financial statements shall be prepared according to Ind AS। लीजिए, मेरे हिसाब से पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। एंटिटी डोमेस्टिक है लेकिन उसकी जो सब्सिडरी है वो फॉरेन में है, तो जो फॉरेन सब्सिडरी है उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसी कंट्री की जो लोकल स्टैंडर्ड है जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उसी आधार पर बनाए जाएंगे। लेकिन जब हम अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें अकॉर्डिंग टू इंड एएस बनाना पड़ेगा। अब इसी का अपोजिट हो जाए, यानी एक एंटिटी है जो कि सब्सिडरी है किसी भी फॉरेन कंपनी की, तो अब जो कंसोलिडेशन होगा वो तो उनके रूल के हिसाब से होगा जहां पर वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में है उसके जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। क्लियर बिल्कुल, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही आप इसको समझ लें कि बिल्कुल भाई सीधी सी बात है, यहां पर इंडेस है बाहर इंडेस थोड़ी है, तो अगर कोई भी बाहर की सब्सिडरी है तो उसके सेपरेट स्टेटमेंट वहां के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कंसोलिडेशन चूंकि होल्डिंग कंपनी करेगी तो इसलिए वो इंडेस के अकॉर्डिंग। अब इसकी अपोजिट सिचुएशन ले लो, जो इंडियन कंपनी है वो सब्सिडरी है किसी भी फॉरेन कंपनी की, तो पेरेंट कंपनी तो फॉरेन में है, तो जो कंसोलिडेशन होगा वो तो पेरेंट कंपनी करेगी, तो पेरेंट कंपनी जो कंसोलिडेशन करेगी वो तो वहां के रूल्स के हिसाब से करेगी, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। लिखें पॉइंट नंबर 5,
हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ? अब हमने लिखा नेटवर्थ 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 के बेसिस पर देखेंगे तो नेटवर्थ में क्या आएगा। तो आइए, सबसे पहले आपके पास ये लीजिए, ये आ गई पेड अप कैपिटल। फिर आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, जो भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं वो सब रिजर्व्स भी आप ले लोगे। जनरल रिजर्व, सीआरआर। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, तो वो लेस हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये लीजिए, ये आपके पास नेटवर्थ आ गई। रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी कंसीडर्ड, क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाया जाता है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड। हम केवल उन्हीं रिजर्व्स को ले रहे हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाए गए हैं। अगर कोई रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाया गया है तो उसको नेटवर्थ की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। ये लीजिए, तो ये आपके पास नेटवर्थ की कैलकुलेशन का पॉइंट आ गया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलें अब आगे। ये हमारे पास क्या था, पार्ट वन था, जो किसको लेकर के था, कंपनियों को लेकर के था आपके पास, कि अगर आपको कंपनी के ऊपर क्या लगाना है, इंड एस को अप्लाई करना है तो किस तरह से आप इस पे करेंगे। चलिए ना, अब हम आते हैं पार्ट टू पर, जो हमारा किसका था, एनबीएफसी का। एप्लीकेशन ऑन एनबीएफसी।
पार्ट 2 एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब जरा हम इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। तो हम 1 अप्रैल 17 तक पहुंच चुके हैं। कंपनियों के ऊपर जो लास्ट पॉइंट था आपका वो 1 अप्रैल 17 था, तो 1 अप्रैल 18 से एनबीएफसी के लिए लगाया गया। तो आइए फेज 1, पहला फेज, मैंडेटरी एप्लीकेशन मैंडेटरी एप्लीकेशन with effect from 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 18 से मैंडेटरी एप्लीकेशन ए, all NBFCs having net worth $500 करोड़ और मोर, ये लीजिए, जितनी भी एनबीएफसीज हैं जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए मैंडेटरी एप्लीकेशन किया गया 1 अप्रैल 18 से। और बी, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और joint venture of above NBFCs or above। ये लीजिए, ये आपके पास एनबीएफसी के ऊपर लेकर आपका फेज 1 बनाया गया कि वो एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है और उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर आया फेज 2, मैंडेटरी एप्लीकेशन with effect from 1 अप्रैल 19। अब दूसरा फेज जो एनबीएफसी पर आया वो 1 अप्रैल 19 से आया।
और 1 अप्रैल 19 से दोबारा से एक मैंडेटरी एप्लीकेशन डाला गया। ए, ऑल लिस्ट all listed NBFCs having net worth less than 500 करोड़। ये लीजिए, जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसीज हैं जिनकी नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ है, यानी कुल मिलाकर सारी लिस्टेड एनबीएफसी को ले लिया। अब चाहे एनबीएफसी, बस ध्यान रखना है डेट का, जो 500 करोड़ या उससे ज्यादा वाली लिस्टेड एनबीएफसी थी, ऑल एनबीएफसी, ध्यान रखना ऑल एनबीएफसी का मतलब यहां मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों ले रहा हूं। यानी अगर कोई भी एनबीएफसी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लेकिन उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए तो एप्लीकेशन आया 1 अप्रैल 18 से। अब जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसी हैं जिनकी नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ है, उनके ऊपर जो एप्लीकेशन आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 19 से। बी पॉइंट, all unlisted NBFCs having net worth less than 500 crores but more than or equal to 250 crores। ये लीजिए, यानी अनलिस्टेड एनबीएफसी को भी लिया गया लेकिन सबको नहीं लिया गया। यानी कुल मिलाकर रूल क्या बना कि अनलिस्टेड एनबीएफसी में केवल उन्हीं एनबीएफसी को लिया जाएगा जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर होगी। 250 करोड़ या उससे ऊपर है लेकिन 500 करोड़ से कम है, तब तो उनकी इफेक्टिव डेट रही 1 अप्रैल 19। और अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके ऊपर है, उसकी इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 18। ये डेट याद रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आया था तो इन्होंने पूछा था कि पहले तो ये बताओ कि इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर आपका आंसर है कि यस होगा तो किस इफेक्टिव डेट से होगा। 2 बार 8-8 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, प्लस ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है लेकिन या तो 250 करोड़ या उससे ऊपर है, वो आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, वो तो हमेशा ही जुड़ेगा इसके साथ, होल्डिंग सब्सिडरी। तो आइए, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और
जॉइंट वेंचर ऑफ अबव, ये लीजिए, इनके अगर कोई जॉइंट वेंचर है, कोई एसोसिएट है, कोई होल्डिंग है, कोई सब्सिडरी है, तो उनके ऊपर भी होगा। एक नोट लिखेंगे, वॉलेंट्री अडॉप्शन इज नॉट अलाउड टू एनबीएफसी। एनबीएफसी वॉलेंट्रीली इंड एस को अप्लाई नहीं कर सकती है। वॉलेंट्री अडॉप्शन इज नॉट अलाउड टू एनबीएफसी। इंपॉर्टेंट नोट है, हाईलाइट कर लेना। एनबीएफसी को, कंपनियों को अलाउड था, लेकिन एनबीएफसी को यह अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी इच्छा से यानी वॉलेंटरली इंड एस की एप्लीकेबिलिटी को ऑप्ट कर ले। चलिएगा पार्ट 3, बैंकिंग कंपनीज। एप्लीकेशन ऑन बैंकिंग कंपनीज पोस्टपोन्ड बाय द आरबीआई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इनिशियली 1 अप्रैल 19 से इनिशियल जो प्रोविजंस आए थे और जो नोटिफिकेशन इशू हुए थे, तो 1 अप्रैल 19 से ये सोचा गया था कि बैंकों पर मैंडेटरी बेसिस पर क्या लगाया जाएगा, इंड एस लगाया जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन को बाद में डेफर कर दिया गया और अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से इनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होंगे। तो यानी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो किसी भी बैंकिंग कंपनी के ऊपर आपके इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हालांकि इनिशियल लेवल पर वापस से वही बात आई थी कि 1 अप्रैल 19 से मैंडेटरी बेसिस पर इनको लगाना था। यानी इसमें आप लिख सकते हैं एज पर इनिशियल नोटिफिकेशन as per initial notification IND AS were applicable on banks on mandatory basis with effect from 1st April 19
but postponed by RBI. So we can say that till now, Ind AS are not applicable on banking companies. इनिशियली तो बोला गया था कि शेड्यूल्ड कॉमर्स एंड बैंक, कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, इन सभी के ऊपर इंड एस लगाया जाएगा 1 अप्रैल 19 से। फर्स्ट जो इनिशियल नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 19 से मैंडेटरी था। 1 अप्रैल 19 से मैंडेटरी था कि आपको क्या लगाना है, इंड एस लगाना है। बट लेटर ऑन आरबीआई ने इसे पोस्टपोन कर दिया टिल फर्दर नोटिफिकेशन तक, कि जब तक हमारा और कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक बैंकिंग कंपनियों पर इंड एस अप्लाई नहीं होगा। और अभी तक भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बैंकिंग कंपनी पर अभी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। उनकी जो अकाउंट्स हैं वो उसी तरह से मेंटेन होते रहेंगे जैसे कि बैंकिंग कंपनीज के मेंटेन थे। आइए पार्ट नंबर लास्ट, जो पार्ट 4 है आपका, दैट इज एप्लीकेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनी। ये लीजिए पार्ट नंबर 4, यानी हालांकि देखिएगा आईआरडीए ने इसे भी पोस्टपोन कर रखा है, यानी एट प्रेजेंट इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग पर भी आपका क्या नहीं होगा, इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा। इनिशियली तो क्या डिसाइड हुआ था, एज पर initial informations as per initial information insurance companies had to apply Ind AS on mandatory basis with effect from 1st April 2020।
but later on application of Ind AS by IRDA till further notification. यानी हम ये कह सकते हैं कि टिल नाउ अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आपका जो इंड एएस है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली ये आपके पास एक बेसिक रोड मैप था या एक बेसिक नॉलेज थी कि जब हमारे पास इंडिया में इंड एएस को लाया गया तो इन्हें किस तरह से एप्लीकेबल बनाया गया। तो बेसिकली 4 पार्ट बनाए गए। पार्ट 1 कंपनीज को लेकर, पार्ट 2 एनबीएफसीज को लेकर, पार्ट 3 बैंकिंग कंपनीज को लेकर और पार्ट 4 इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर। थ्योरेटिकल चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है और छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपसे उनमें भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे